सूर्य सरल अध्ययन माला एमए इतिहास का तीसरा सेमेस्टर। भारत में राज्य वैकल्पिक प्रश्न पत्र है जिसकी आज हम सेकंड यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें विजयनगर साम्राज्य, उसकी संरचना, विशेषताएं, प्रकृति, विजयनगर का केंद्रीय शासन, राजा एवं राज परिषद, प्रांतीय शासन, न्यायालय व्यवस्था, भू राजस्व प्रशासन विजयनगर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सेकंड यूनिट का, विजयनगर साम्राज्य पर एक निबंध लिखिए। विजयनगर राज्य का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसके अंततः पतन का क्या कारण था? विजयनगर साम्राज्य के उत्थान पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। विजयनगर साम्राज्य के उत्थान एवं पतन के कारण लिखिए। विजयनगर साम्राज्य का उत्थान। मलिक काफूर के नेतृत्व में खिलजी सेना ने समस्त दक्षिण भारत को रोन डाला था और वहां के सदियों से चले आ रहे हिंदू राजवंश का उन्मूलन कर दिया। उत्तर भारत के सुल्तान बहुत दिनों तक दक्षिण भारत को अपने अधिकार में नहीं रख पाए। तुगलक काल में दक्षिण भारत में अनेक विद्रोह हुए। कालांतर में वहां दो शक्तिशाली राज्यों की स्थापना हुई, जिनके नाम है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ऐसा उल्लेख प्राप्त है कि दोनों भाई प्रतापी थे। मोहम्मद तुगलक ने इन्हें दक्षिण विजय हेतु नियुक्त किया था। श्रृंगी मठ के विद्यारायण स्वामी ने इन्हें शुद्ध करके इन पर दक्षिण में एक हिंदू साम्राज्य स्थापित करने का दायित्व डाला। परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। विजयनगर साम्राज्य के राजवंशीय शासक। तो विजयनगर में कौन कौन से राजवंश थे वो देखते हैं। मुख्यतः आते हैं तीन। पहले आते हैं संगम वंश, चार है ना, सुलभ वंश, तुलुव वंश और आरविडु वंश। 1336 से 1565 तक विजयनगर में तीन राजवंशों ने शासन किया है, संगम वंश, सुलभ वंश और तुलुग वंश। तुलुग वंश। दो राजवंश बहमनी साम्राज्य या शासकों के समानकालीन थे, परंतु तृतीय राजवंश के शासनकाल में बहमनी के स्थान पर दक्षिण में 5 मुस्लिम रियासतें बन गई थीं। संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का संगम वंश के थे। इनके पिता का नाम संगम के नाम पर पड़ा था। विजयनगर का पहला शासक हरिहर था। बुक्का की सहायता से इसने शासन किया था। राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। 1340 में हरिहर ने कोंकण में कुछ प्रदेश जीते। 1353 में हरिहर की मृत्यु हुई। इसके बाद बुक्का शासक बना। बहमनी के शासकों से उसे जूझना पड़ा था। वह 3 समुद्रों का अधिपति था। 1379 में बुक्का की मृत्यु हुई। उसके पुत्र हरिहर द्वितीय ने महाराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की और एक महान विजेता बना। इसने कर्नाटक एवं मैसूर को जीत लिया। उसने बहमनी राज्य से कई प्रकार और कई बार संघर्ष किए। 1442 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके पुत्र विजय बुक्का ने कुछ माह तक शासन किया। इसके बाद उसका पुत्र देवराय द्वितीय गद्दी पर बैठा। 1321 में इटली के पर्यटक निकोलो कोंटी आया और 1314 में अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के दरबार में आया। इन दोनों ने विजयनगर के बारे में रोचक वर्णन लिखा है। विजयनगर राज्य के शासक उल्लिखित थे। पहले आते हैं हरिहर बुक्का प्रथम, हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम। इन्होंने दोनों शासन किया था। तो हरिहर प्रथम ने 1336 से 1343 तक, बुक्का राय प्रथम ने 1343 से 1379 के समथिंग। हरिहर द्वितीय यह 1379 से 1404 तक और बुक्का राय द्वितीय 1404 से 1406 तक। देवराय प्रथम
1406 से 1410 और विजयराय 1410 से 1419, देवराय द्वितीय 1419 से 1449 और इसके उत्तराधिकारी 1449 से 1490 तक। फिर आया है नरसिंह और उसका पुत्र, जिसने 1490 से 1504 तक, और नरेश नायक ने 1505 से 1509 तक शासन किया है। कृष्णदेवराय 1509 से 1530 और अच्युत देव 1530 से 1542 तक इसने शासन किया है। सदाशिव तथा राम राय जो कि 1542 से 1565 तक थे, और राम राय 1530 से 1565 तक थे। सबसे प्रसिद्ध शासक इसमें प्रसिद्ध कौन है? कृष्णदेवराय थे, जिसको विजयनगर का महान शासक माना गया है। दक्षिण के हिंदू एवं मुस्लिम शासकों में ऐसा कोई नहीं था जिसका मुकाबला कर सके। अंतिम शासक के काल में तालीकोट 1565 में लड़ाई हुई थी। फिर आता है सुलभ वंश। नरसिंह संगम इस वंश का अयोग्य शासक था और 1436 में सुलभ वंश की स्थापना हुई। इसने बहमनी राज्य के विरुद्ध युद्ध किया। इसके काल शासन में सत्ता सेनापति नरेश नायक के हाथ में थी। 1505 में नरेश नायक की मृत्यु हो गई। सुलभ वंश वीर नरसिंह ने नए राजवंश की नींव डाली तो सुलभ वंश का नाम प्रसिद्ध हुआ। इसने 1505 से 1509 तक राज्य किया है। इसके छोटे भाई कृष्णदेव राय ने 1509 से 1530 तक राज्य किया है। यह विजयनगर का महानतम सम्राट था। इसने युद्ध किए और इसने रायपुर दोआब पर अधिकार किया। 1513 में इसने उड़ीसा के राजा गजपति प्रताप रुद्र को पराजित किया। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। अच्युत देव गद्दी पर बैठा और 1542 में इसका निधन हुआ, जिसे सदाशिव गद्दी पर बैठा और उसका मंत्री रामराय था। विजयनगर की स्थापना एवं संस्कृति। सामाजिक दशाएं। विजयनगर के संबंध में निकोलो कोंटी और अब्दुल रज्जाक पैज और नुनूज ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसके अनुसार समाज में सती प्रथा एवं जाति प्रथा का प्रचलन था। ब्राह्मणों का ऊंचा स्थान था। युद्ध, नृत्य, संगीत, मनोविनोद के साधन थे। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी। फिर आते हैं आर्थिक दशा। विजयनगर धन धान्य से संपन्न था। पेज ने लिखा है कि विजयनगर संसार के श्रेष्ठ नगरों में से था। वहाँ पर जीवन की सभी वस्तुएं उपलब्ध थीं। व्यापार इतना बड़ा चढ़ा था कि नगर की सड़कें एवं बाजार लदे हुए असंख्य बैलों से परिपूर्ण रहते थे। शासन व्यवस्था। विजयनगर के शासन का स्वरूप निरंकुश था। राजा के अधिकार असीमित थे। प्रशासन का आधार धर्म था, यानी विजयनगर राज्य का निर्माण धार्मिक था। राजा केंद्रीय शासन का प्रधान होता था। राजा की सलाह के लिए मंत्री परिषद होती थी। संपूर्ण राज्य नाडु मतलब जिले नामक इकाइयों में विभक्त था। नाडु को नगर एवं ग्रामों में विभाजित किया जाता था। ग्राम का आकार आयंगर कहलाते, जो ग्राम के अधिकार थे वह आयंगर कहलाते थे। साम्राज्य 200 प्रांतों में विभाजित था। प्रांतपति की नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी। पुलिस विभाग एवं न्याय विभाग विशाल सेना द्वारा साम्राज्य की आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा की जाती थी। फिर आते हैं विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण। विजयनगर साम्राज्य के पतन के मुख्य निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। पहला, अल्पकालीन राजवंश का काल। विजयनगर का वैभव।
धार्मिक पक्षपात, युद्ध सामग्री का अभाव, राज सिंहासन के लिए युद्ध, बहमनी राज्य से निरंतर संघर्ष, दुर्लभ सामाजिक व्यवस्था, हिंदू सैनिकों में जोश तथा धर्मांधता का अभाव, शासकों की अयोग्यता एवं बहमनी संघ की शक्ति विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बनी। पहले आते हैं अल्पकालीन राजवंश का काल। विजयनगर की स्थापना 1336 में हुई थी और 1565 तक इसका पतन हो गया। इसे थोड़े से काल में ही 4 विभिन्न राजवंशों ने राज किया है, इसलिए यहाँ राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं हो सका। फिर आता है विजयनगर का वैभव। विजयनगर संपूर्ण विश्व में वैभवशाली नगर था। यहाँ के निवासी विलासप्रिय थे। इसके अतिरिक्त बहमनी मुस्लिम राज्य की दृष्टि से सदैव विजयनगर को लूटने की ओर लगी रहती थी। धार्मिक पक्षपात, विजयनगर केवल हिंदुओं का राज्य था। दूसरे धर्म वालों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था, इसलिए किन्हीं अन्य लोगों ने विजयनगर की सहायता नहीं की। फिर आता है युद्ध सामग्री का अभाव। विजयनगर के शासकों के पास युद्ध के लिए नए साधनों का अभाव था, इसलिए वे मुसलमानों के गोला बारूद के सामने टिक नहीं सके। राज्य सिंहासन के लिए युद्ध। विजयनगर के शासकों में राज प्राप्ति के लिए अनेक युद्ध किए। सबसे पहले युद्ध सुलभ वंश के सरदार ने किया। बुक्का राय एवं हरिहर को गद्दी से उतार दिया और अपने वंश सुलभ वंश की नींव रखी। इस प्रकार निरंतर परिवर्तनों से राज को हानि हुई। बहमनी राज्य से निरंतर संघर्ष। बहमनी राज्य से विजयनगर के राज्य का पतन हुआ और इनसे निरंतर युद्ध करते रहे। ऐसे युद्ध से दोनों को हानि हुई। इन युद्धों का कारण विजयनगर के शासक राज प्रबंध में ध्यान नहीं दिया और इसने राज्य का पतन कर दिया। दुर्बल सामाजिक व्यवस्था। विजयनगर एक हिंदू राज्य था। इसमें जाति पाति के बंधन थे। लोगों में सामाजिक एकता नहीं थी। क्षत्रियों को ही युद्ध के लिए रखा जाता था और अन्य वर्गों को युद्ध के लिए प्रति दिलचस्पी नहीं थी। हिंदू सैनिकों में जोश एवं धर्मांधता का अभाव। हिंदू सैनिक में धार्मिक उत्साह का अभाव था। सैनिकों की अयोग्यता। विजयनगर के सभी शासक योग्य नहीं थे। अयोग्य शासकों के समय शासन की संपूर्ण सत्ता मंत्रियों के हाथों में रहती थी, जो इसका दुरुपयोग करते थे। बहमनी संघ की शक्ति। बहमनी शासकों के संघ के कारण विजयनगर अपनी शक्ति खो बैठा। इस संघ ने 1564 में कालीकट के स्थान पर राजा राम राजा को हराया और विजयनगर का अंत कर दिया। फिर आते हैं विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था। विजयनगर के प्रशासन का स्वरूप निरंकुश था। राजा के अधिकार असीमित थे। प्रशासन का आधार धर्म था, यानी विजयनगर राज्य का निर्माण धार्मिक था। केंद्रीय शासन। विजयनगर राज्य में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। राज्य को सर्वशक्तिमान माना जाता था। राज्य की सारी शक्तियां राजा में निहित थी। इसके बावजूद भी राजा निरंकुश नहीं था। वह धर्म के अनुसार अपने शासन को चलाता था। राजा धर्म के अनुसार कार्य करता था तथा सदैव धर्म एवं प्रजा के प्रति हितों का ध्यान रखते हुए कार्य करता था। राजा को शासन प्रबंध में सहायता करने के लिए एक परिषद होती थी, जिसे मंत्री परिषद कहा जाता था। मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या 6 से 8 होती थी। इन मंत्रियों की नियुक्ति राजा करता था तथा वही इसको परिष्कृत कर सकता था। अधिकांश ये पद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जाति के व्यक्तियों के लिए दिए जाते थे। यह आवश्यक नहीं था कि राजा मंत्री परिषद के सदस्यों की बात को माने। मंत्रियों के अतिरिक्त निम्न पदाधिकारी होते थे, जैसे कोषाध्यक्ष, व्यापार का निरीक्षण करने वाले निरीक्षक, पुलिस अध्यक्ष आदि। राजा का गृह विभाग भी संगठित था। दरबार में पुरोहित, सामंत आदि की भीड़ लगी रहती थी।
शासन की इकाई प्रांतीय शासन था, स्थानीय शासन था, न्याय व्यवस्था थी और सैनिक संगठन। साम्राज्य के पहले आती है प्रांतीय शासन। साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। इन प्रांतों की संख्या 6 थी। प्रांतों को सूबेदारों की अधीनता में रखा जाता था। सूबेदार को नायक कहते थे। अधिकांश प्रांतों के शासन प्रबंध हेतु राजवंश के व्यक्तियों को चुना जाता था। प्रांतपति को आंतरिक प्रबंध में राजा की ओर से स्वतंत्रता प्राप्त थी। वे लोग अपने दरबार भी लगा सकते थे। आवश्यकता पड़ने पर ये लोग राजा को सैनिक सहायता भी देते थे। फिर आते हैं स्थानीय शासन। प्रांतों को नाडु या जिलों में, नाडु नगरों में और नगर ग्राम में बटे हुए थे। पहले आते हैं प्रांत, उससे बनेंगे नाडु, नाडु से बनेंगे नगर और नगर बनेंगे ग्राम। इस प्रकार शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका शासन ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाता था। राज्य की ओर से एक पदाधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसका कार्य ग्राम में शक्ति व्यवस्था स्थापित करना था, न्याय करना और कर लेना आदि। न्याय व्यवस्था। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। वह स्वयं मुकदमों को सुनता और अपने निर्णय देता था। न्याय हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार होता था। उचित न्याय के लिए न्यायालय भी बनाए गए थे। इसमें न्यायाधीश की नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी। ग्राम में न्याय कार्य ग्राम पंचायत करती थी। कठोर व्यवस्था, जो दंड व्यवस्था है वह कठोर व्यवस्था रखी गई थी। छोटे छोटे अपराधों के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था, परंतु ब्राह्मण प्राण दंड से मुक्त थे। सैनिक संगठन। विजयनगर का शासन सेना पर आधारित था। विजयनगर के राजा विशाल एवं संगठित सेना रखते थे। सैनिक विभाग का प्रबंध महासेनापति के पास होता था। इसको सहायता देने के लिए अनेक कर्मचारी होते थे। राजाओं ने जागीरदारी प्रथा को चलाया और अंततः राजा के पास 2 प्रकार की सेना होती थी। एक राजा की निजी सेना और दूसरी जागीरदारों की सेना। सेना 3 अंगों में विभाजित थी: पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथी। डॉक्टर स्मिथ ने लिखा है कि सेना में अनुशासन की कमी थी। पैदल, घुड़सवार और हाथी सेना होती थी। वित्त व्यवस्था। राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमि कर था। भूमि कर एकत्रित करने के लिए एक अलग से विभाग बनाया गया था। भूमि कर निश्चित करने के लिए भूमि को 4 श्रेणियों में बांटा गया था: सिंचित भूमि, शुष्क भूमि, उद्यान भूमि और वन। अनुमान किया जाता है कि कर उपज का 1/6 से अधिक लिया जाता था, परंतु हिंदू राजाओं के काल में कर उपज का 6वां भाग लिया जाता था। भूमि कर के अतिरिक्त चारागाह कर, विवाह कर आदि भी प्रजा से लिए जाते थे। नगद और उपज दोनों के रूप में कर लिया जाता था। विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, साहित्यिक, विज्ञान, कला की दशा का वर्णन कीजिए। विजयनगर साम्राज्य की शासन प्रबंध, कृषि, व्यापार, वाणिज्य पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। पहले है राजनीतिक दशा। विजयनगर साम्राज्य में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। शासन का स्वरूप कल्याणकारी एवं धर्म सापेक्ष था और आधार सैनिक थे। राजा के परामर्श हेतु मंत्री परिषद होती थी। सारे कार्य राज दरबार में होते थे। सैनिक व्यवस्था गणतंत्रात्मक थी। सामंतीय आधार पर सेना का संगठन होता था। सेना का एक अंग जल सेना भी थी। पुलिस व्यवस्था अच्छी थी। पुलिस रात में गश्त लगाती और गुप्तचर विभाग भी था। लगता है न्याय व्यवस्था स्थूल, निष्पक्ष एवं कठोर थी। ब्राह्मणों को प्राणदंड नहीं दिया जाता था। राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमि कर था। इसके अलावा चारागाह, विवाह कर भी लगते थे। अधीनस्थ शासकों से भी कर लिया जाता था। व्यय मुख्यतः दरबार एवं सेना पर होता था। राजा की विदेशी नीति मुख्यतः आपसी मेलजोल पर निर्भर थी। फिर आते हैं प्रांतीय, ग्राम एवं स्थानीय प्रशासन। साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रत्येक प्रांत नायक के अधीन होता था।
नायक के अधिकार विभक्त थे और विस्तृत थे। उससे अपने प्रांत की आय व्यय का लेखा केंद्र सरकार को देना होता था। जरूरत होने पर सेना भी देनी होती थी। जिले को कुट्टम या वलनाडु कहा जाता था। कुट्टम नाडुओं में विभक्त था। नाडु मेला गांव में सबसे छोटी इकाई उर थी। गांव की जमीन की सीमा पर वामन, सूर्य, चंद्रमा एवं गरुण की मूर्तियां लगाई जाती थी। गांव के झगड़े आदि निपटाने के लिए गांव में ग्राम सभा होती थी। स्थानीय शासन के लिए विजयनगर साम्राज्य में आयंगर व्यवस्था थी। आयंगरों का काम व्यवस्था, शांति बनाए रखना और कर वसूल करना था। संपत्ति की खरीद फरोख्त इनकी मंशा के बिना नहीं की जा सकती थी। फिर आती है आर्थिक दशा। कृषि एवं राजस्व। साम्राज्य की समृद्धि एवं राजस्व का मूल आधार कृषि था। अतः कृषि भूमि का विस्तार किया गया, सिंचाई के साधनों को उन्नत बनाया गया। कृषि उपज पर मिलने वाले लगान या भू राजस्व सरकार की आय का प्रमुख स्रोत थे। इसके अलावा मकान, पशु संपत्ति व्यवस्था, सिंचाई, उद्योगों पर भी कर लगाए जाते थे। मार्ग आदायम भी वसूला जाता था। ऐसे ही मामूल आदायम भी लगाए जाते थे। विवाह करने वाले दोनों पक्षों से भी कर लिया जाता था। फिर आते हैं उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य। विजयनगर सरकार ने व्यापार को प्रोत्साहन किया, औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। समुद्री एवं विदेशी व्यापार उन्नत व्यवस्था थी। कई चीज़ें राष्ट्रीयकृत कर दी गई थीं और विनिमय का मुख्य माध्यम मुद्रा थी। सामाजिक दशाएं। पहले आते हैं वर्ण व्यवस्था, भोजन, स्त्रियों की दशा, वस्त्र आभूषण, मनोरंजन, निवास आदि इनकी सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक दशाएं। पहले आती है वर्ण व्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य वर्ण व्यवस्था का पोषक था। ब्राह्मणों का स्थान ऊंचा था। ये अध्ययन, अध्यापन, अजन, आजन, ज्ञान एवं प्रतिग्रह का पालन करते थे। व्यापार व्यवसाय भी करते थे, कभी सेना में भी काम करते थे, धर्म प्रचार भी करते थे। क्षत्रियों का भी ऊंचा स्थान था। यह छात्र धर्म का पालन करते थे। वैश्यों का प्रधान कर्म कृषि, वाणिज्य और व्यापार था। कई वैश्य काफ़ी विद्वान थे। शूद्रों में लोहकार, स्वर्णकार, मूर्तिकार, बढ़ई, जुलाहे, नट, नाई, अहीर आदि आते थे। 4 वर्णों का के अलावा भी एक वर्ग था जिसे योगी कहा जाता था, जो कि वर्तमान में गोस्वामी सा है। पहले हो गया। अब आता है भोजन। भोजन दोनों ही प्रकार का प्रचलन था, शाकाहार और मांसाहार। ब्राह्मणों को छोड़कर अन्न के लिए खान पान के प्रतिबंध नहीं थे। फिर आते हैं स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा तुलनात्मक दृष्टि से ठीक थी। वे पिंडदान कर सकती थी, नौकरी, व्यवसाय, कृषि आदि कर सकती थी। राजकुमारी को संगीत, नृत्य, ज्योतिष एवं फलित ज्योतिष आदि की शिक्षा दी जाती थी। वे कुश्ती में भाग लेती थी और देवदासी भी होती थी। बहु विवाह प्रथा का प्रचलन था। रकेल प्रथा का भी था। पर्दा प्रथा नहीं थी। विवाह में तिलक, दहेज का रिवाज था। सती प्रथा भी थी, जिसे सहगमन कहा जाता है। सार्वजनिक स्त्रियों को वैश्या गणिका कहा जाता था। गणिकाओं के निवास के लिए अलग व्यवस्था की गई थी। वस्त्र आभूषण। पुरुष एवं स्त्री लंबे वस्त्र पहनते थे। सर्वसाधारण का शरीर कमर से कंधे तक नग्न रहता था। वस्त्र रेशमी एवं सूती दोनों के होते थे। गहनों में हार, कुंडल, करधनी, भुजदंड, अंगूठी, नथ आदि प्रमुख थे। विजयनगर राज्य में चित्रों एवं मूर्तियों के द्वारा केश विन्यास की विभिन्न शैलियों का ज्ञान होता था। मनोरंजन। साधारण जनता पशु पक्षियों की लड़ाई से मनोरंजन करती थी। शतरंज का खेल शासक वर्ग में होता था। तैरने और घुड़सवारी का भी लोगों को शौक था। तलवार, द्वंद्व, गेंद, मुक्केबाजी, कूदना, दौड़ना आदि अन्य मनोरंजन के साधन थे। निवास। राजा के महल एवं अन्य भवन भव्य होते थे। गरीबों की झोपड़ियाँ फूस की होती थीं। फिर आते हैं धार्मिक दशा। शैव धर्म था, वैश्य धर्म था, जैन धर्म भी प्रचलित था और अन्य धर्म भी थे।
पहले आते हैं शैव धर्म। शैव धर्म प्रचलित था। शिव की पूजा विरूपाक्ष के नाम से की जाती थी। विजयनगर में विरूपाक्ष का विशालकाय मंदिर है। वीरशैव एवं लिंगायत मत का काफ़ी प्रचार था। फिर आते हैं वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म को राज आश्रय प्राप्त था। विष्णु के अवतार में विठोबा की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थी। तुंगभद्रा के किनारे विठोबा का विशाल मंदिर बनवाया गया है। चिदम्बरम में एक भव्य विष्णु मंदिर बनाया गया है। फिर आते हैं जैन धर्म। कर्नाटक में जैन धर्म का विशेष प्रचार हुआ था। बीजापुर के सहस्रफलनी पार्श्वनाथ की मूर्ति बड़ी ही मनोरम है। तमिल भाषा में जैन धर्म के अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। विजयनगर राज्य की राज्यसभा में जैनियों की प्रतिष्ठा थी। बुक्का का एक मंत्री और बैचब जैन था। हरिहर द्वितीय का भी एक मंत्री इरुगप्पा जैन, जिसने नानाथ्य रत्नमाला नामक कोश लिखा है। देवराय प्रथम ने भीमा देवी नामक जैन स्त्री से विवाह किया था। कई राजाओं ने जैन मंदिरों को काफ़ी दान दिया है। कराची के पास विजयनगर राज्य में एक विशाल जैन मंदिर का निर्माण कराया गया था, जिसे तेलिंग मंदिर के नाम से जाना जाता है। भोपाल ने एक जैन मंदिर तैयार करवाया था। बेनूर में स्थित जैन साधु भुजबल की विशाल मूर्ति अब तक वर्तमान में स्थित है। अब आते हैं अन्य धर्म। विजयनगर राज्य में पुर्तगालियों के स्वागत से पारदियों ने ईसाई धर्म के फैलाने का प्रयत्न किया, पर वे सफल न हो सके। मस्जिद भी कई बनी थी, परंतु इससे विजयनगर साम्राज्य को इस्लाम धर्म की वृद्धि का सहायक नहीं कहा जा सकता। फिर आते हैं शैक्षिक एवं साहित्यिक दशा। शैक्षिक एवं साहित्यिक दशा। शिक्षा, साहित्य, तेलुगु, संस्कृत हम इसमें देखेंगे, विज्ञान, कला वगैरह भी। शिक्षा को काफ़ी प्रोत्साहन दिया गया था। इस हेतु असंख्य मंदिर, अग्रहार एवं मठ बनाए गए थे। यहाँ मुख्यतः वेदों की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम कन्नड़, तेलुगु एवं संस्कृत भाषाएं थीं। फिर आते हैं साहित्य। साहित्य में सबसे पहले आता है कन्नड़। कन्नड़ भाषा में चंपू शैली में जैन तीर्थंकर धर्मनाथ की जीवनी लिखी गई है। नेमिनाथ भगवान का चरित्र लिखा गया था। रत्नाकर ने 10,000 छंद कन्नड़ में लिखे हैं। भगवान आदिनाथ के पुत्र भरत पर भी उसने लिखा है। 1424 के आसपास भास्कर ने जीवनधर चरित्र लिखा है। कल्याण कृति ने ज्ञानचंद भायोदयम लिखा है। वीरशैव ने कई शैव ग्रंथ लिखे हैं। फिर आते हैं तेलुगु। बुक्का एवं कृष्ण राय ने तेलुगु साहित्य की समृद्धि में योगदान दिया है। उत्तर हरिवंश, विक्रमांक चरित्र आदि इसी समय के हैं। कृष्णदेवराय स्वयं ने अमुक्त माल्यदम लिखा है। उनकी मंत्री गोप ने कृष्ण अर्जुन संवाद लिखा है। नायकों के समय भी काफ़ी तेलुगु साहित्य रचा गया। यज्ञ ज्ञान नायक साहित्य का प्रमुख ग्रंथ है। फिर आती है संस्कृत। संस्कृत में माधवाचार्य ने व्यवहार माधव, विवरण, प्रमेय संग्रह, जीवन मुक्ति विवेक, मनुस्मृति व्याख्या, पंचदशी, आयुर्वेद निदान आदि लिखे हैं। सायण ने वेद भाष्य लिखे हैं। कई जैन पंडितों ने संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया है। इसके अलावा गंगा देवी, बामन भट्ट, नाहर, पंडित देवभट्ट, इमादी देवराय, गंगाधर आदि वे अन्य नाम हैं जिन्होंने संस्कृत साहित्य की उन्नति की। यह साहित्य नायकों के समय भी पनपा था। फिर आता है विज्ञान। विज्ञान के क्षेत्र में शायद द्रव इंजीनियरिंग का लोगों को ज्ञान था। द्रव इंजीनियरिंग का ज्ञान था। ऐसा ई सुंदर ने अभी हाल ही में हम्पी में हो रही खुदाई के समय बतलाया है। नेक्स्ट आती है कला, जिसमें हम मंदिर साहित्य पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे विट्ठल मंदिर। यह मंदिर हम्पी में कृष्णदेवराय के समय शुरू हुआ था, अच्युत के समय पूरा हो गया था। यह आयताकार रूप से 152 मीटर लंबा और 94 मीटर चौड़ा है। इसकी ऊंचाई 7.05 मीटर है। इसका गर्भगृह
स्तंभों की 3 कतारों से घिरा हुआ है। कुल स्तंभ 562 हैं। प्रत्येक स्तंभ को छूने से उसे अलग अलग प्रकार के संगीत स्वर सुनाई देते हैं। गर्भगृह में विट्ठल की मूर्ति है, जिसमें आर्द्र या महामंडप भी स्थित है। महामंडप का भाग 3/18 मीटर है। इसके स्तंभों की बनावट विचित्र है। छत खुदी हुई है और सुंदर ढंग से तैयार की गई है। अर्धमंडप में 2 तरफ से आने का मार्ग है। चारों कोनों में 4 स्तंभ हैं, जिन पर आधे मनुष्य एवं आधे दानवों की आकृतियां हैं। गर्भगृह में जाने का एक मार्ग है और इस सीमा के भीतर कल्याण मंडप है। महामंडप के सामने एक सुंदर भवन है, जिससे रथ कहते हैं। बाहर से मंदिर की सीमा में आने के लिए गोपुरम के 3 द्वार बने हुए हैं। फिर आता है हजारा राम स्वामी का मंदिर। इससे भी कृष्णदेव राय ने ही बनवाया था। इस मंदिर में राजवंश के लोग पूजा करने आते थे। इसमें अर्धमंडप से गर्भगृह में जाने के लिए एक चौड़ा मार्ग बनाया गया है। इसके स्तंभ पूरी तरह से खुदे हुए हैं। इसमें अम्मान मंडप, बिना शिखर का मंडप, विमान एवं रथ मंडप जो कि शिखर युक्त है, अत्यंत सुंदर है। मंदिर की छत में एक विशाल प्रकार का अलंकरण है। इसमें बेल बूटे द्रविड़ शैली में नवीनता पैदा करते हैं, क्योंकि ये ईंट सीमेंट रंग के प्रकार से तैयार किए गए हैं, मतलब रंग के प्रयोग से तैयार किए गए हैं। दीवार पर रामचरित प्रस्तर पर खुदा हुआ है। रामलीला समस्त दीवारों पर स्पष्टतः दिखाई जा सकती हैं। अन्य मंदिर में आते हैं। विजयनगर राज्य में अन्य अनेक मंदिर सुंदर वेलोर, कुंभ कोडम एवं ताड़पत्ती श्रीरंगम में पाए जाते हैं। वेल्लोर के मंदिरों का कल्याण मंडप सर्व प्रसिद्ध है। इसके स्तंभों पर चित्रलिपि, राक्षस एवं अन्य कलाकृतियां हैं। मंदिर का गोपुरम विशाल है। कराची के वरदराज मंदिर में 1000 स्तंभ हैं। वरदराज और ताड़पत्ती के मंदिर का गोपुरम सबसे अधिक सुंदर एवं अलंकृत है। श्रीरंगम का मंदिर द्रविड़ शैली का अद्भुत नमूना है। इसके गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक दिशा में 6 गोपुरम से युक्त द्वार बना हुआ है। इसके अलावा एक पंपाथी का मंदिर इंजीनियरी हुनर का कमाल है। जिज्जी के मंदिर में स्त्री की मूर्ति गंधार एवं मथुरा की स्त्री मूर्ति के सदृश है। जिज्जी की मंदिर में स्त्री की मूर्ति गंधार एवं मथुरा की स्त्री मूर्ति के सदृश है। फिर आते हैं मंदिरों का अलंकरण। विजयनगर के मंदिरों के स्तंभ एवं मेहराबों का अलंकरण इस प्रकार घना होता चला गया कि प्रस्तर में नाटक का भाव स्पष्ट दिखाई पड़ता था। स्तंभों पर अधिकांशतः घोड़े या किसी देवीय जानवर की आकृति होती थी। स्तंभ नीचे घनाकार है और ऊपर से 8 या 16 कोण ले लेता है। वेल्लोर मंदिर में घोड़े के नीचे बामन पुरुषों को दबाया हुआ दिखाया गया है, जो या तो किसी जंगल जाति पर विजय बतलाते हैं या मुसलमानों की पराजय। विट्ठल मंदिर की गज सिंह या पीठिका पर बैठी अंकित जो सिंह आकृति है, वह अत्यंत सुंदर है। कल्याण मंदिर के स्तंभ पर राजा रानी है। वर्गाकार स्तंभ पर धार्मिक, सामाजिक एवं काल्पनिक विषयों के दृश्य हैं। नीचे चारों कोनों में नाग बंधे हैं और मंदिरों के द्वार पर हाथी या द्वारपाल हैं। महल तथा दुर्ग। विजयनगर राज्य के अधिकतर भवन पहाड़ों पर बने थे। इन्हें देखकर यह कहना कठिन है कि यह पत्थर खुंडों को जोड़कर बनाए गए थे या पहाड़ों को ही काटकर बनाया गया है। दुर्गों के अवशेषों से उनके विशाल होने का पता चलता है। इसके सभा भवन, सिंहासन का स्थान, विजय स्मारक स्थान विशेष सुंदर बने हुए हैं। स्थापत्य में नायकों की भूमिका। विजयनगर में नायकों ने भी भवन तथा मंदिर बनाने में पर्याप्त लगन दिखाई है। मथुरा
का मीनाक्षी मंदिर भारत के स्थापत्य का बेमिसाल नमूना है। मूर्तिकला। विजयनगर की मूर्तिकला मध्य युग की कला का प्रतिनिधि मानी जाती है। मूर्तियों में आलंकन भाव पर गहराया है। मूर्तियों के अंगों में अनुपात है। अधिकांश मूर्ति शास्त्रीय सिद्धांतों पर बनी हुई हैं। गर्भगृह की मूर्तियों में बाहर से अंदर प्रकाश पहुंचाया जाता है, इससे उनकी विलक्षण शक्ति बनी रहती है। मंदिरों की दीवारों पर अनेक प्रकार की मूर्तियां होती हैं। पार्श्व देवताओं की बड़ी मूर्ति गर्भगृह के मुख्य मार्ग के दोनों तरफ बनी होती हैं। दिक्पाल सालभंजी का शार्दुल, जो कि आधा मानव आधा जानवर, गुरु शिष्य मैथुन, सैनिक एवं जानवर आदि की मूर्तियां आम होती हैं। प्रस्तर मूर्तों के अलावा विजयनगर में भूमि धातु की अनेक मूर्तियां बनी हुई हैं। शास्त्रीय ढंग के समावेश के कारण इसमें गंभीरता आ गई है। फिर आती है चित्रकला। विजयनगर चित्रकला के बेजोड़ नमूने अनेगड़ी में स्थित उच्च मंप मठ की छतों में है। चित्रों के आभूषण एवं मुकुट आदि मूर्तों से ही हैं। घोड़े पर सवार कुछ स्त्रियां इतने तंग वस्त्रों में बतलाई गई हैं कि उनके अंग प्रत्यंग का उभार स्पष्ट दिखाई देता है। आज भी यह प्रभाव लाने के लिए ऐसा ही किया जाता है। स्त्रियों की आंखें लंबी और ललाट एवं नाक एक सीध में दिखाई पड़ती हैं। वक्षस्थल उभरा हुआ दिखलाया गया है। किसी बड़े गोलाकार फल या बड़ी गोलाकार मिठाई के सदृश पुरुषों की विभिन्न अंगों की बलवान एवं चंचल आकृति भी बड़ी सजीवता के साथ चित्रित है। जानवरों और उन पर सवार एवं प्राकृतिक दृश्यों के चित्र भी लुभावने हैं। उत्तर विजयनगर चित्रकला के नमूने लेपाक्षी मंदिर में हैं, जहां महाभारत एवं पुराणों की घटना चित्रित की गई हैं। फिर आता है संगीत। कृष्णदेवराय एवं रामराय स्वयं संगीत के ज्ञाता थे और उसके समय विजयनगर में संगीत की अच्छी उन्नति हुई। संगीत रत्नाकर पर टीकाएं लिखी गई हैं। संगीत में ठाठ का समावेश शायद विजयनगर दरबार में ही हुआ। नृत्य एवं नाट्य। वैश्याएं एवं देवदासी मंदिरों में नाचती थीं। कृष्णदेवराय ने एक नृत्यशाला भी बनवाई थी। नृत्य मंडप के स्तंभ पर नृत्य की विभिन्न मुद्राएं दिखाई गई हैं। नाचने वाले इन्हें देखकर नाचते थे। कृष्णदेवराय की आज्ञा से मंडप के मध्य में एक युवती नर्तकी की सोने की मूर्ति बनाकर खड़ी की गई थी, जो ऐसा आभास देती है मानो नृत्य को ही सशरीर खड़ा कर दिया गया हो। विट्ठल मंदिर में एक पत्थर के सिंहासन पर नाचते गाने बजाने वाले की आकृति खुदी हुई है। हजारा राम मंदिर की दीवारों पर भी नर्तकी की मूर्तियां हैं। नृत्य के साथ नाट्य का भी प्रचलन था। नाट्यशालाएं रंगस्थल एवं सुंदर शालाएं होती थीं। विजयनगर के नाट्य खेलने वाले अत्यंत भी जाते थे। ज्योतिश्वर का धूर्त समागम एवं कृष्णदेवराय का जामवती कल्याण आदि नाट्य अभिनीति हैं। तो ज्योतिश्वर का धूर्त समागम एवं कृष्णदेवराय का जामवती कल्याणम आदि नाट्य अभिनीति होते हैं। अन्य में आते हैं। इसके अलावा विजयनगर के शासकों ने अनेक जलाशय, झील एवं बांध, नगर, पुल आदि का निर्माण भी कराया था। संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि विजयनगर हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का काल था। उसने न सिर्फ हिंदू सभ्यता संस्कृति की दीप शिखा को मुस्लिम आततियों के प्रचंड वेग से बुझाने से बचाया, बल्कि उसके आलोक में पुनः संपूर्ण भारत को आलोकित भी किया है। विजयनगर की नायंगर एवं आयंगर व्यवस्था पर एक लेख लिखिए। विजयनगर राज्य में नायंगर एवं आयंगर व्यवस्था।
विजयनगर के स्थानीय प्रशासन में नाडु एक बड़ी राजनीतिक इकाई थी। प्रशासन की इस इकाई की सभा को भी नाडु कहा जाता था। नाडु के सदस्यों को नत्यावर कहा जाता था। इसका अधिकार क्षेत्र काफी विस्तृत होता था। विजयनगर साम्राज्य की ये स्थानीय प्रशासनिक संस्थाएं शासकीय नियंत्रण से बाहर होती थीं। इसमें केंद्र प्रशासन का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। मतलब ये शासकीय नियंत्रण से बाहर है, केंद्रीय प्रशासन का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। नाडु सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई है, उसका राज करते हैं जिनको नत्यावर कहा जाता है, जो कि काफ़ी इनके अधिकार विस्तृत किए गए हैं। नायंगर एवं आयंगर व्यवस्था क्या है? विजयनगर प्रशासन में नायंगर एवं आयंगर व्यवस्था का महत्व स्थान है। इसमें नायंगर व्यवस्था प्रांतीय प्रशासन से संबंधित थी और जो आयंगर व्यवस्था है वह स्थानीय प्रशासन से संबंधित, मतलब जो नायंगर व्यवस्था है वह प्रांतों का प्रशासन करती है और जो स्थानीय प्रशासन है उसका करती है आयंगर। यही व्यवस्था विजयनगर प्रशासन को चोल प्रशासन से अलग करती थी। नायंगर व्यवस्था। विजयनगर राजतंत्र में नायंगर प्रणाली का उदय हुआ था। यही प्रणाली उसके पतन का भी कारण बनी। नायंगर की उत्पत्ति के संबंध में दो प्रकार की बातें सामने आती हैं। एक तो यह कि यह सेना नायक होते थे और दूसरा ये कि ये भू सामंत थे। इन भू सामंतों को राजा वेतन के बदले में और उनके द्वारा सेना रखे जाने के बदले में एक विशेष जागीर देता था। मतलब उन पर जागीर होगी जिसके बदले वह राजा वेतन के बदले में उनको जागीर दी गई और सेना रखने के लिए दी गई है। इस भूखंड को अमरम कहा जाता था, मतलब वो सामंतों को अमर कर देते थे, अमरम कहा जाता है। और अमरम भूमि का उपयोग करने वालों को अमर नायक कहा जाता था, मतलब जो अमरम का प्रयोग करेंगे उससे अमर नायक कहा जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के तमिल प्रांतों को अमर नायकों के अधीन कर दिया गया था। जितने भी तमिल प्रांत थे वह किसके अधीन थे? अमर नायकों के अधीन थे। नायंगरों को इस अमरम भूमि के उपयोग के प्रति दो दायित्व निभाने पड़ते थे। जो नायंगर हैं उनको दो दायित्व इसमें निभाने पड़ेंगे। पहला तो वह उस भूमि से प्राप्त आय के एक हिस्से को केंद्र सरकार को भेज देगा। दूसरा, यह उस भूमि की आय से राजा के लिए एक सेना रखनी पड़ेगी। मतलब दो काम करेगा। एक तो जितना भी राजस्व प्राप्त होगा उसको आधे हिस्से को भेज देगा केंद्र सरकार को। दूसरा, भूमि से आय जो प्राप्त होगी उससे वह एक सेना रखेगा। इन दोनों प्रमुख कार्यों के अतिरिक्त नायंगर को अपने क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखनी होती थी। मतलब ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अपराधों को रोकना भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य था। नायंगर व्यवस्था को प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में वर्णित किया गया है, परंतु प्रांतीय प्रशासन एवं नायंगर व्यवस्था में मौलिक रूप से अंतर था। मतलब प्रशासनिक देखा गया है प्रांतीय प्रशासन, लेकिन वो अलग था। पहले आते हैं प्रांतीय गवर्नर एवं नायंगर व्यवस्था में अंतर। क्या अंतर था? तो प्रांतीय गवर्नर और नायंगर व्यवस्था। पहले प्रांतीय गवर्नर था वह राज्य का प्रतिनिधि होता था, जबकि जो नायंगर थे वह एकमात्र सैनिक सामंत होते थे। प्रांतीय गवर्नर का अधिकार स्वतंत्र था, लेकिन जो नायंगर थे उनके अधिकार स्वतंत्र होते थे, मतलब अधिक स्वतंत्र होता था। गवर्नर की अधिक स्वतंत्रता थी। फिर गवर्नर जो प्रांत है वह एक प्रांत से दूसरे प्रांत में बदल जाता था, लेकिन जो नायंगर थे वह प्रांत बदलने का कोई उल्लेख नहीं किया गया। मतलब नायंगर के पास एक जो प्रांत है वही प्रांत रहेगा जीवन भर। प्रांत गवर्नर को कुछ विशिष्ट अधिकार प्राप्त थे, जैसा सिक्का जारी करवाता था, नए कर लगाता था, पुराने करों को माफ़ कर सकता था और भूमि अनुदान दे सकता था। जबकि जो नायंगर थे उनको अपने क्षेत्र के प्रति अधिकार उत्तरदायित्व भी था, जैसे जंगल को साफ कराना, कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना एवं अन्य कल्याणकारी कार्य करना। जो प्रांत के गवर्नर थे उनका पद वंशानुगत नहीं था, बल्कि ये चुने जाते थे, जबकि जो नायंगर हैं उनके पद धीरे धीरे से वंशानुगत होते गए थे। फिर आती है आयंगर व्यवस्था। इस व्यवस्था के अनुसार साम्राज्य के प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इस ग्राम इकाई के प्रशासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था। इन 12 व्यक्तियों के समूह को आयंगर कहा जाता था। इन 12 अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती थी। इन अधिकारियों के पद वंशानुगत होते थे। इन अधिकारियों की जानकारी के बिना ना तो संपत्ति को बेचा जा सकता था और ना ही दान किया जा सकता था। इन्हें अपने उत्तरदायित्व की व्यवस्था बनाए रखना इनका महत्वपूर्ण काम था। तो आयंगर व्यवस्था क्या है? ग्राम
के साम्राज्य को चलाती थी। ग्राम एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित था। ग्राम की इकाइयों का प्रशासन 12 व्यक्ति करते थे, जिनको आयंगर कहा जाता था। आयंगर की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती थी और इनका पद अनुवांशित था। अधिकारी की जानकारी के बिना ना कोई संपत्ति बेच सकता था और ना ही दान कर सकता था। यह अपने उत्तरदायित्व की व्याख्या करने का ही इनका प्रमुख कार्य था, व्यवस्था बनाए रखने के लिए। फिर आते हैं विजयनगर राज्य की राजस्व व्यवस्था का वर्णन कीजिए। कैसी थी राज्य व्यवस्था? और विजयनगर राज्य में भूमि कर व्यवस्था का उल्लेख कीजिए कि भूमि पर कर कैसे लगाया जाता था। विजयनगर राज्य में भूमि कर या राजस्व व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू इन विजयनगर स्टेट। विजयनगर की आय का प्रमुख साधन भूमि कर था। स्मृतिकारों ने अर्थ का ही राष्ट्र का मूलभूत घोषित कर दिया, आधार घोषित कर दिया था। स्मृतिकारों ने अर्थ का ही राष्ट्र का मूल आधार घोषित किया था। तात्पर्य यह है कि धर्म की रक्षा, देश की रक्षा, प्रभाजन की रक्षा एवं राष्ट्र के संचालन के लिए अर्थ की नितांत आवश्यकता है। अतएव कोश को पूर्ण करना तथा राज्य के सुप्रबंध के लिए यह आवश्यक था कि राजा प्रजा पर टैक्स या कर लगावे। विजयनगर के शासकों ने अपने समय में प्राचीन शास्त्रीय प्रणाली के अनुसार कार्य किया है और अपने पूर्वगामी शासक होरसाल नरेशों के द्वारा प्रचलित सेना पर भी चलने का प्रयत्न किया है। दक्षिण भाग में चोल राजाओं के चलाए हुए नियम एवं कर्नाटक में होयसालों के नियमों का पालन किया जाता था। तत्कालीन स्मृतिकार शुक्र ने उल्लेख किया है कि अर्थ विभाग केंद्रीय सभा के अधीन था। यह विभाग के लिए सुमंत, जो कि अर्थ सचिव था, तथा अमान्य नियुक्त किए गए थे, अमान्य थे और सुमंत इसके लिए नियुक्त किए गए थे, जिनका प्रधान कार्य कर संग्रह करना होता था। सुमंत सामान्य कार्यों का निरीक्षण करता था और जो अमात्य थे वह केवल कर की वसूली पर ही ध्यान देते थे। विजयनगर राज्य में विभिन्न प्रकार के आय हुआ करते थे। पहले आता है भूमि कर। प्रत्येक राष्ट्र को राज्य की समस्त आय का अधिकांश भाग भूमि कर से ही प्राप्त होता था, परंतु कर ग्रहण की मात्रा एक सी नहीं होती थी। प्राचीन शास्त्रों में धान्य का छठा ग्रहण करने का उल्लेख पाया गया है। माधवाचार्य ने पराशर माधवी के आचार खंड में धान्य का छठा भाग लेने का उल्लेख किया है। किसके द्वारा? माधवाचार्य ने बताया है। जो पराशर माधवी है, इसमें बताया गया था कि 8वां भाग लेना है धान्य का। अतः यह बात सिद्ध होती है कि विजयनगर राज्य में धान्य का छठा भाग ही प्रजा के कर के रूप में ग्रहण करता था। तमिल देश में यह कर कुछ कम था और धान्य का 7वां भाग ही वसूल किया जाता था। भूमि के अनुसार राजा भूमि कर निश्चित कर सकता था। यदि भूमि बंजर होती थी या किसी भी व्यक्ति उससे नए ढंग से आबाद किया तो राजा उस भूमि के लिए 2 वर्षों तक लगान नहीं लेता था। इसके अतिरिक्त यदि उस भूमि की सिंचाई नदी एवं नहर से की जाती थी तो सरकार लगान छठे भाग से बढ़ाकर चौथाई कर देती थी। इस प्रकार भूमि कर एक निश्चित कर का नहीं था। समय अनुसार भूमि कर में परिवर्तन होते रहते थे। फिर आते हैं भूमि की माप जोत। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी की माप होती थी। जमीन के मापने वाली लट्टे की लंबाई, जो लट्ठा है उसकी लंबाई कितनी होती थी? 34 फीट होती थी। समस्त भूमि को 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें बंजर भूमि, उर्वरा भूमि और बाग वाली भूमि थी। 3 भागों में विभक्त किया गया था। सीमा पर बामन प्रस्तर या लोकेश्वर प्रस्तर स्थित होते थे। यह भूमि का माप अर्थ विभाग के अधिकारी के पास रजिस्टर से लिया जाता था, में लिखा था। फिर आते हैं भूमि को राजसात करना। राज्य में जो व्यक्ति लगातार 3 वर्षों तक भूमि कर नहीं देता था उसकी भूमि राजा को ही जाती थी। जो व्यक्ति बिना सूचना के अपना निवास स्थान छोड़ देता था उसकी भूमि भी राजकीय संपत्ति हो जाती थी। ऐसी भूमि को राजा स्थानीय
ग्राम सभा को देता था, जो भूमि के विक्रय का प्रबंध करती थी। मध्यस्थ रखकर समस्त लोगों के सामने उस भूमि का विक्रय किया जाता था। समय के अभाव के अनुकूल इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर जमीन को बंधक रख सकते थे। फिर आते हैं भोग पत्र। जिस कागज पर इसकी रजिस्ट्री की जाती थी उस पत्र को भोग पत्र कहा जाता था, परंतु राजा से पुरस्कार में प्राप्त भूमि को ना तो कोई बंधक कर रख सकता था और ना ही बेच सकता था। इस राजकीय नियम के पालन न करने पर उस व्यक्ति को दंड दिया जाता था और वह भूमि मंदिरों के व्यय के लिए दे दी जाती थी। फिर आता है सिंचाई के साधन। विजयनगर के शासकों ने सिंचाई सुधार करने के लिए नियमित अनेक उपाय किए हैं। पहला, जमीन की सिंचाई के लिए प्रायः सभी राजाओं ने, प्रांतीय गवर्नर एवं जो स्थानीय संस्थान हैं उन्होंने कुएं, तालाब, नहरों को बनवाया और सिंचाई का प्रबंध किया। कावेरी नदी की बाढ़ से खेतों की सीमा को नष्ट हो जाने के बाद राजा ने पुनः सीमा निर्धारित की। उसी की आज्ञा से नहरों में भरी हुई मिट्टी निकाली गई। लेखों में वर्णन मिलता है कि वेंकट द्वितीय के द्वारा उस और उनके मंत्री ने नहरों के प्रयोग के लिए प्रजा को उत्साहित किया था। फिर आते हैं विजयनगर के अधीनस्थ नायक हैं, उनने भी तालाब एवं कुएं खुदवाए थे, जिसमें दक्षिण आरकाट में खेती की उन्नति होती गई। गंग देवी ने मदुरा विजयम में उल्लेख किया है कि उसके पति कम्पट राय ने कावेरी में बांध बनवाए थे और उससे अनाज की उत्पत्ति कई गुना बढ़ गई थी। कृष्णदेवराय ने भी एक नहर तैयार करवाई थी जिसमें कई पाठक थे और 1000 व्यक्ति उसकी रक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे। विजयनगर के राजा इस प्रकार कार्य को लोक कल्याणकार समझते थे। फिर आते हैं विजयनगर के शासकों ने भूमि की उन्नति के लिए लोगों को रुपया दिया था, जिससे कि प्रजा जानवर खरीदती थी और नहर एवं तालाब तैयार करती थी। शासक विदेश से व्यक्ति को किसी विशेष ज्ञान भूमि पर निवास करने के लिए आमंत्रित करता था। खेती के लिए रुपया एवं बीज पेशगी रूप में देता था, जिसके अतिरिक्त स्थानीय संस्थाएं भूमि की सुचारू रूप से जुताई के लिए जनता को कर्ज दिया करती थीं। कर वसूली के तरीके। भूमि कर वसूली के लिए एक निश्चित मार्ग था। एक रजिस्टर तैयार किया जाता था जिसमें भूमि का नाम एवं लगान लिखा रहता था। लगान सिक्का और सामग्री धान के रूप में लिया जाता था। विजयनगर राज्य में कर के लिए प्रजा सोना, हीरा सरकार कोष में जमा करती थी। पुर्तगाली पेई का कथन है कि कोषाध्यक्ष उस सोने एवं हीरे से सुसज्जित रहता था। शासक के तोपखाने का निजी कोषाध्यक्ष होता था। भूमि कर राजकीय कोषाध्यक्ष के पास एकत्रित होता था। कभी कभी शासक सारे झंझटों से पृथक रहने के लिए जमीन को ठेके पर दे दिया करता था। ठेके को गुत्तर कहते थे। राज्य को उस व्यक्ति से निश्चित कर मिलता था। उस ठेके के केवल भूमि कर ही सम्मिलित रहता था। इसके अतिरिक्त जंगल से भी आय होती थी। भूमि कर के अतिरिक्त विजयनगर के राजा अन्य कर भी ग्रहण करते थे, जो कि होयसाल राज्य में प्रचलित थे। लेखों में भी इन करों का वर्णन मिलता है। इन करों का निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजन किया गया था और इसके अलग अलग विभाग होते थे। पहले आते हैं आय के अन्य साधन क्या क्या थे आय के। पहले आता है चुंगी कर। दूसरा कर चुंगी से मिलता था, जो नगर के फाटक पर वसूला जाता था और उस समय पूर्व अफ्रीका, अरब, यूरोप आदि देशों से व्यापार प्रचुर मात्रा में होता था। पुर्तगाली एवं अरब वाले घोड़ों का व्यापार सदा करते थे, जिसकी यहाँ अत्यंत आवश्यकता थी। इन्हीं लोगों से बंदरगाहों पर चुंगी वसूल की जाती थी। बाहर जाने वाले सामान पर भी कर लिया जाता था। राज्य के बाजारों में बिकने वाली सामग्री और प्रत्येक दुकानदार एवं व्यापारी से एक दूसरे प्रकार का ही कर वसूल किया जाता था। उस अधिकारी को सुकंड अधिकारी को राजा की ओर रसीद लेने का अधिकार दिया गया था। फिर आता है पशु कर।
तीसरे प्रकार का कर पशुओं पर लगाया जाता था। बाजार में पशु बेचने वाले को कर देना पड़ता था। प्रत्येक व्यक्ति को राजा की चारागाह में पशु भेजने के कारण टैक्स देना पड़ता था। इसमें अधिकतर बैल, भेड़ एवं अन्य जानवर चरा सकते थे। फिर आते हैं जंगल एवं वृक्ष कर। वृक्ष पर भी कर लगता था। राज्य भर में जितने जंगल एवं वृक्ष होते थे उन पर एक प्रकार का कर लगाया जाता था। संभवतः वह वृक्ष के फल के प्रयोग करने वाले को देना पड़ता था। आबकारी कर। विजयनगर राज्य में शराब की बिक्री से भी आबकारी का कर वसूला जाता था। फिर आता है उत्पादन कर। राज्य भर में जितने कपड़े, तेल, शक्कर के कारखाने वर्तमान में थे उन पर अत्यधिक टैक्स लगाया जाता था। जो सामान तैयार होता था वही व्यापारी के हाथ बेचा जाता था। कारीगर पर कर। राज्य में काम करने वाले कुछ ऐसे कारीगर थे जिनकी आय का लेखा देख कर लगाया जाता था। उसमें नाई, धोबी, कसाई, अंडा बेचने वाले, पान वाले, कुम्हार, सुनार, बड़ई, वेश्या आदि पर कर लगाया जाता था। विजयनगर में विवाह के समय भी प्रजा को राजा के लिए उपहार देना पड़ता था, जो कि अनिवार्य था। इसलिए लेखों में उसका विवाह कर के नाम से उल्लेख मिलता है। आश्चर्य की बात है कि विजयनगर राज्य में कोई भी व्यक्ति भिक्षा नहीं मांग सकता था। यदि भिक्षा मांगते वह देखा जाता तो जुर्माने के रूप में उस व्यक्ति से रुपया वसूल किया जाता था। मछली मारने पर कर। अन्य प्रकार के भी कर थे जो कि अनिवार्य रूप से वसूल नहीं किए जाते थे, जैसे कि मछली मारना एवं समुद्र से मोती निकालना। राजा इन दोनों कामों का ठेका दे दिया करता था और सारा रुपया पेशगी ही वसूल किया करती थी। समुद्र के किनारे नमक बनाने वालों से भी कर वसूल किया जाता था। अन्य कर में विजयनगर के शासकों को इन करों के अतिरिक्त उसने अधीनस्थ शासकों से भी प्रत्येक वर्ष कुछ रुपए कर के रूप में मिला करता था। इसके अतिरिक्त प्रांतीय अधिकारी प्रत्येक वर्ष केंद्रीय शासक को निश्चित रूप से भेंट दिया करते थे। यद्यपि अन्य मामलों में भी स्वतंत्र थे, परंतु कर के मामले में परतंत्र थे। इसके अतिरिक्त दंड से जो द्रव्य मिलता था वह भी राजकीय आय वृद्धि करने का एक मार्ग था। इन समस्त मार्गों से असंख्य द्रव्य कर के रूप में ग्रहण किया जाता था। तो कर के माध्यम कौन कौन से हो गए? मछली मारने पर कर, कारीगरों पर कर, उत्पादन पर कर, आबकारी पर कर, जंगल वृक्ष कर, पशु कर, विवाह कर भी हम देख चुके हैं, चुंगी कर, यह आय के साधन थे। इसके साथ सेकंड यूनिट कंप्लीट। नेक्स्ट यूनिट है थर्ड यूनिट।